सो नाउ हम डेटाबेस की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था पहले भी कि डेटाबेस में सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेन जो मैकेनिज्म है वो है यूजर को क्या इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहिए वो रिस्ट्रिक्ट करना। तो एक तरीका तो आपने देखा था कि हम व्यू बनाते हैं और व्यूज को एक्सेस दे देते हैं। ओके। इससे फ़ायदा क्या मिलता है, हम यूज़र को वही डेटा देखने की परमिशन देते हैं या उसको मैनिपुलेट करने की परमिशन देते हैं जो जिस काम के लिए वो एक्चुअली ऑथराइज है या ऑथराइज होना चाहिए। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने सपोज व्यू बना लिया, तो हमें उस व्यू पर अब यूज़र को ऑथराइजेशन कैसे देना है, यूज़र को काम करने की परमिशन कैसे देना है। डेटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत नेसेसरी है कि हम यूज़र को वही डेटा यूज करने की परमिशंस दें जिसे यूज करने के लिए वो एंटाइटल्ड है। ओके, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर एक फाइनेंस सेक्शन में कोई क्लर्क है तो वो स्टूडेंट्स की फीस से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देख पाए, एंड टीचर्स अगर हैं यूनिवर्सिटी में तो उनकी सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही देख पाए। वो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से उसे कोई लेना देना नहीं है तो वो नहीं देख पाए। सिमिलरली टीचर, पर्टिकुलर टीचर क्या टीच कर रहा है या पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया है, उसमें उसे क्या ग्रेड मिला है, इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर कोई क्लर्क है उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक्चुअली पर्सनलाइज वे में यूज़र से डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। हम यूज़र को वही डेटा एक्सेस देंगे जिस जिस जो जिसकी एक्चुअली उसे नीड है या फिर जो उसके जॉब प्रोफाइल है उसको सूट करता है। ठीक है। इससे क्या होगा कि हम डेटा हाइडिंग एक्चुअली एक तरीके से कर रहे हैं। डेटा हाइडिंग कर रहे हैं और डेटा हाइडिंग के बाद हम यूज़र को उस जो डेटा हमने उसे जो शो किया उस पर भी एक्शंस वो क्या परफॉर्म कर सकता है डेटा के ऊपर, उसे भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये काम हम ऑथराइजेशन के थ्रू करते हैं। सो ऑथराइजेशन एक सिक्योरिटी रिलेटेड टर्म है। ऑथराइजेशन का मतलब है कि टू गिव ए पावर टू डू समथिंग। ठीक है। ऑथराइजेशन में हम क्या करते हैं, एक यूज़र को एक किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी असाइन करते हैं। सिंपल टर्म में अगर हम कहें, ऑथराइजेशन से हम उस पर्सन को एक टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी असाइन करते हैं और साथ में ही कुछ टास्क को ना करने की भी के रिस्ट्रिक्शंस हम और इनडायरेक्टली इम्पोज कर देते हैं। ऑथराइजेशन डेटाबेस में मेनली दीज आर द ऑथराइजेशन जो आप डेटाबेस में यूजर्स को ऑफर कर सकते हैं। पहले हम एक एक करके इनको देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल सी इनको किस ऑर्डर में भी दे सकता है कि एक्चुअली यूज़र को हम इनके कॉम्बिनेशंस भी दे सकते हैं। बेसिक ऑथराइजेशन जो आप डेटाबेस के पार्ट पर यूजर्स को दे सकते हैं वो है रीड। रीड ऑथराइजेशन का मतलब है कि आप उस डेटा आइटम को, एक या टेबल को या डेटा ऑब्जेक्ट को यूजर को रीड करने की परमिशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक क्लर्क को चाहते हो कि वो इंस्ट्रक्टर टेबल के कंटेंट को रीड कर पाए केवल, आप इंस्ट्रक्टर टेबल पर उसे रीड का ऑथराइजेशन दे दीजिए। जब आप उस पर्सन को इंस्ट्रक्टर टेबल पर रीड का ऑथराइजेशन देंगे तो वो केवल उससे डेटा रिट्रीव कर पाएगा। रीड के ऑथराइजेशन का मतलब है यू कैन इशू ओनली द सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है। यू कैन नॉट इशू इंसर्ट क्वेरी। आप ब्लॉक कर रहे हैं यूजर को कि यूजर डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएगा एंड डिलीट भी नहीं कर पाएगा, या और कोई टास्क एसोसिएटेड है वो भी नहीं कर पाएगा। रीड ऑथराइजेशन का मतलब है सिंपली आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो थ्रू सेलेक्ट क्वेरी। आप इंस्ट्रक्टर टेबल से आप लेट से आपको जरूर वो पर्सन को ज़रूरत पड़ती है कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन है, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। इसी तरीके से इंस्ट्रक्टर्स की काउंट कितनी है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, इंस्ट्रक्टर की सैलरी कितनी है, ये सब वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है केवल अगर वो चाहे कि किसी इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट वो चेंज कर दे, या किसी इंस्ट्रक्टर की सैलरी को अपडेट कर दे, किसी इंस्ट्रक्टर के नाम को अपडेट कर दे, या किसी इंस्ट्रक्टर के रिकॉर्ड को डिलीट कर दे टेबल से। ये वो टास्क नहीं कर पाएगा। ठीक है। रीड ऑथराइजेशन का मतलब है यू कैन रिट्रीव द डेटा ओनली फ्रॉम द टेबल। ओके। आप जो रीड ऑथराइजेशन है किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पर भी दे सकते हैं या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी दे सकते हैं। वी विल सी कि ऑथराइजेशन कैसे दिया जाता है एसक्यूएल में। इसके बाद दूसरा ऑथराइजेशन है इंसर्ट ऑथराइजेशन।
सो इंसर्ट ऑथराइजेशन का मतलब आप जब किसी यूज़र को इंसर्शन करने की ऑथराइजेशन किसी ऑब्जेक्ट पर दे रहे हैं तो वो उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर पाएगा। सो फॉर एग्जांपल हम सेम इंस्ट्रक्टर के एग्जांपल पर आ जाते हैं। तो आपने एक यूज़र लेट्स से अमित नाम का यूज़र है, उसको आपने इंसर्ट ऑथराइजेशन दे दिया इंस्ट्रक्टर टेबल पर। सो इंसर्ट ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि वो इस टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकता है, दैट मीन्स नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है। ओके, सो इंसर्शन का मतलब है कि आप केवल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेलेक्ट क्वेरी इशू करते हैं। ओके, सो ये इनमें आप देखेंगे कि ये जो एक स्मॉल एटॉमिक लेवल के ऑथराइजेशंस हैं। सो इंसर्ट का मतलब इंसर्ट ही है, ये नहीं कि इंसर्ट करने की परमिशन मिल रही तो आप डेटा देख भी सकते हैं। सो केवल आप एग्जिस्टिंग टेबल में जो डेटा है आप उसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो, इसके अलावा आपको और कुछ करने की परमिशन नहीं मिलेगी। इंसर्ट का मतलब आपको ये नहीं कि रीड करने की प्रिविलेज अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, सो हाँ ये हो सकता है कि आप इंसर्ट और रीड दोनों काम करने की परमिशन दें तो यूजर को दो का टास्क करने की परमिशन होगी, फिर वो टेबल से डेटा रिट्रीव भी कर सकता है, उसमें डेटा ऐड भी कर सकता है, लेकिन वो अपडेट नहीं कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसे अपडेट और डिलीट की ऑथराइजेशन नहीं दी है। सो नेक्स्ट टू ऑथराइजेशन है अपडेट एंड डिलीट। सो आप एक यूजर को अगर अपडेट ऑथराइजेशन देते हैं, सो अपडेट ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि वो किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकता है फिर। ओके, अपडेट ऑथराइजेशन का मतलब वो इस टेबल में रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर सकता है। हालांकि अपडेट ऑथराइजेशन आप किसी कॉलम पर भी दे सकते हो, एक सिंगल कॉलम पर दे सकते हो, जैसे आप केवल उसे सैलरी अपडेट करने की परमिशन दे दो, तो आपने अपडेट ऑथराइजेशन एक सैलरी कॉलम पर सिर्फ दे दिया, तो क्या होगा, वो केवल सैलरी कॉलम को अपडेट कर पाएगा, डिपार्टमेंट कॉलम को अपडेट नहीं कर पाएगा, नेम कॉलम को भी अपडेट नहीं कर पाएगा, आईडी को भी अपडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो अपडेट ऑथराइजेशन आप एक कॉलम पर भी दे सकते हो। इंसर्ट में ठीक है, इंसर्ट में जो ऑथराइजेशन है वो आप पूरे रिकॉर्ड पर देते हैं, रिकॉर्ड लेवल पर ऑथराइजेशन दे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक एक कॉलम की वैल्यू केवल इंसर्ट कर दें, आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, सो अपडेट ऑथराइजेशन कॉलम वाइज भी दिया जाता है, आप एक कॉलम पर दे सकते हैं, मोर देन वन कॉलम पर ऑथराइजेशन दे सकते हैं अपडेट करने का। सो यूज़र उन्हीं कॉलम्स को अपडेट कर पाएगा जिन पर आपने अपडेट की ऑथराइजेशन उसको दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑथराइजेशन है वो है डिलीट ऑथराइजेशन। सो डिलीट ऑथराइजेशन का मतलब है कि अगर आपने किसी पर्सन को ये ऑथराइजेशन दे दिया तो ये परमिशन दे दी डिलीट करने की, सो हम दैट मीन्स वो पर्सन फिर आपकी टेबल से डेटा को डिलीट भी कर पाएगा। सो लेट्स से आपने उसी लेट्स से अमित नाम का यूजर है, उसे आपने डिलीट की ऑथराइजेशन दे दी, तो डिलीट की ऑथराइजेशन दे दी तो वो टेबल से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है। ठीक है, सो ये जो ऑथराइजेशन हम इनको एक्चुअली सिंगल टर्म टेक्निकल टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए प्रिविलेज इस्तेमाल करते हैं। सो आप जो प्रिविलेज देंगे, जैसी प्रिविलेज देंगे, ऑल आर दीज प्रिविलेज। ओके, सो जो प्रिविलेज आप देंगे वो काम कर पाएगा। सो आप रीड प्रिविलेज दे सकते हैं, इंसर्ट प्रिविलेज यूज़र को दे सकते हैं, अपडेट प्रिविलेज दे सकते हैं, डिलीट प्रिविलेज दे सकते हैं, या इनका कोई एक कॉम्बिनेशन बना करके भी दे सकते हैं कि लेट से आपने एक यूज़र को इंसर्ट रीड और डिलीट ऑथराइजेशन दे दिया, या इंसर्ट रीड और अपडेट ऑथराइजेशन दे दिया, डिलीट ऑथराइजेशन नहीं दिया, तो आप इनका कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। हम्म? इस पर हम डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सो ये तो थे आपके, ये जो फॉर्म ऑथराइजेशन, चार ऑथराइजेशन हम लोगों ने डिस्कस किए, ये आपके ऑथराइजेशन जो है डेटा मैनिपुलेशन के लिए थे। ओके, आप टेबल में जो डेटा है उसे मैनिपुलेट किस तरीके से अलाउ करना चाहते हैं उसके लिए आप ये प्रिविलेजेस यूज करते हैं। इसके साथ कुछ और प्रिविलेज हैं जो आपके आप स्कीमा पर दे सकते हैं, डेटाबेस स्कीमा पर। फॉर एग्जांपल आप यूजर को इंडेक्स क्रिएट करने की परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं। सो इंडेक्स कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे आपने बुक में देखा होगा कि आप बुक में लास्ट में देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको खोजना है तो उसका पेज नंबर क्या है। तो इंडेक्स भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किस एड्रेस पर है। सो आप इंडेक्स भी डेटाबेस में बना सकते हैं। ओके, इंडेक्स आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया है, बट इंडेक्स क्रिएशन की ऑथराइजेशन आप किसी यूज़र को दे सकते हैं। जब आप एक यूज़र को इंडेक्स क्रिएशन की प्रिविलेज दे देंगे तो वो और ये टेबल पर दी जाती है, किसी एक ऑब्जेक्ट पर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको इंडेक्स प्रिविलेज मिल गई तो आप डेटाबेस में कहीं भी किसी भी टेबल के लिए इंडेक्स बना सकते हैं। ये इंडेक्स ऑब्जेक्ट वाइज दिया जाता है क्रिएशन का ऑथराइजेशन।
तो जब आप एक इंडेक्स क्रिएशन का ऑथराइजेशन किसी यूज़र को दे देंगे तो फिर वो उस टेबल पर जहाँ ऑथराइजेशन उस इंडेक्स क्रिएशन का आपने दिया है वो उस टेबल पर या पर्टिकुलर कॉलम वाइज भी आप दे सकते हो, तो वो उस कॉलम में इंडेक्स डिफाइन कर सकता है। इसी तरीके से रिसोर्स ऑथराइजेशन आप दे देते हैं तो वो फिर वो कुछ नए रिसोर्स क्रिएट कर पाएगा, मतलब नई टेबल्स बना पाएगा। इसके बाद अल्टरेशन। सो आप अगर टेबल की स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करने की परमिशन देना चाहते हैं तो आप अल्टरेशन ऑथराइजेशन दे सकते हैं। सो अल्टरेशन ऑथराइजेशन से वो यूज़र जो ना नई टेबल्स क्रिएट कर सकता है डेटाबेसेस में, एग्जिस्टिंग टेबल्स को डिलीट कर सकता है। ठीक है। और सॉरी, अल्टरेशन का मतलब टेबल को अल्टर कर सकता है। सो अल्टर कमांड के लिए जब आप प्रिविलेज देते हैं, सो अल्टर कमांड आपको याद होगा, अल्टर कमांड आप यूज कर चुके हैं। सो अल्टर कमांड को इशू करने के लिए भी एक प्रिविलेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर आपने अल्टर कमांड को इशू करने की प्रिविलेज दी है तो वो अल्टर कमांड को यूज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सिमिलरली ड्रॉप कमांड भी आपके डेटाबेस की स्कीमा को मॉडिफाई करने में यूज होती है। सो अगर आप ड्रॉप कमांड की भी ऑथराइजेशन किसी यूज़र को देते हैं तभी वो टेबल से डेटा ड्रॉप कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सो आइडिया इज दैट कि डेटाबेस में स्मॉल लेवल की प्रिमिटिव लेवल्स की ऑथराइजेशंस हैं, कई सारे प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं। आप इन प्रिविलेजेस के कॉम्बिनेशंस जो है ना यूज़र को असाइन कर सकते हैं, और जो जो प्रिविलेज आप यूज़र को देंगे केवल वही टास्क वो डेटाबेसेस पर कर पाएगा। सो हमने क्या कर दिया एक्चुअली, डेटाबेस पर जो यूज़र टास्क परफॉर्म कर सकता है उसको हमने प्रिविलेज के फॉर्म में बांट दिया, और अब उसके बेस पर हम उन प्रिविलेज को यूज़र को दे सकते हैं। ठीक है। सो इससे हम जैसे डिपेंडिंग ऑन द प्रिविलेज, आपने जो यूज़र को जो जो प्रिविलेज दिए हैं उसके बेस पर आप उसे परमिट कर सकते हैं कि यूज़र क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है। इससे एक तरीके से आपके डेटाबेस की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी। सो आपके सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं आप उनको रिस्ट्रिक्ट करके प्रिविलेजेस का सेट असाइन कर सकते हैं, और वो फिर उन्हीं प्रिविलेज के अकॉर्डिंग काम कर पाएगा। और डेटाबेस का जो सिस्टम होगा, डेटाबेस सिस्टम अब क्या करेगा, जब भी यूज़र कोई कमांड इशू करेगा तो वो चेक करेगा कि इस यूज़र के पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। ओके। अगर वो प्रिविलेज उसके पास जो प्रिविलेजेस दी गई हैं वो प्रिविलेजेस उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसके पास प्रिविलेज है तो वो टास्क अलाउ होगा। अगर जो टास्क के लिए वो क्वेरी इशू कर रहा है वो टास्क करने की उसे प्रिविलेज नहीं है तो वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके। सो आप वही टास्क कर पाएंगे जिसके लिए आपको प्रिविलेज दी गई है। जिस काम को करने की आपको प्रिविलेज नहीं दी गई है, प्रिविलेज इज ए काइंड ऑफ परमिशन एक्चुअली, सो वो प्रिविलेज नहीं दी गई है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा, आपको कैंपस के अंदर अगर एंटर करने की प्रिविलेज दी गई है तो आप एंटर कर पाएंगे। किसी जगह आपको जाने से रोक दिया जाता है, मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी ने किसी वजह से, तो आप फिर वहाँ नहीं जा सकते। सो जैसे सर्टेन लैब्स होती हैं, सो लैब्स में जाने के लिए स्टूडेंट्स को प्रिविलेज होती है, तो जिन स्टूडेंट को प्रिविलेज है, परमिशन है, वही स्टूडेंट उस लैब में एंटर कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते हैं। सो प्रिविलेज के बेस पर आप यूजर्स के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और अल्टीमेटली इससे आपकी डेटाबेस की सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है। ठीक है। नाउ लेट्स सी कि डेटाबेस में जो प्रिविलेजेस हैं वो हम असाइन कैसे करते हैं यूजर्स को। इससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग दिस डिस्कशन। सो प्रिविलेज को यूज़र को असाइन करने के लिए हमारे पास डेटाबेस में एसक्यूएल में कमांड जो है वो है ग्रांट कमांड या ग्रांट स्टेटमेंट। सो ग्रांट स्टेटमेंट की मदद से हम यूज़र को प्रिविलेजेस असाइन करते हैं। सो लेट्स सी कि ग्रांट स्टेटमेंट की सिंटैक्स क्या है। सो आप देख सकते हैं ग्रांट स्टेटमेंट में ग्रांट कीवर्ड है, दिस इज द कीवर्ड जिसके थ्रू आप यूज़र को प्रिविलेज ग्रांट करते हैं। देन आपको एक लिस्ट ऑफ प्रिविलेज प्रोवाइड करना पड़ेगी। ध्यान रखना ये सिंबल केवल सिंटेक्स को दिखाने के लिए है कि ये पार्ट नेसेसरी है। ओके। सो यहाँ पर आपको प्रिविलेजेस की लिस्ट आपको देना होगी। जो जो प्रिविलेज लिस्ट आपने पहले प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस की है उनमें से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन प्रिविलेज का यूज कर सकते हो यहाँ पर। ओके। सो लिस्ट ऑफ प्रिविलेज आप प्रोवाइड करेंगे, देन ऑन, इट इज ए कीवर्ड अगेन, ऑन, देन किस रिलेशन या व्यू पर आप प्रिविलेज देना चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ हम टेबल पर भी प्रिविलेज दे सकते हैं यूजर को, और व्यू पर भी प्रिविलेज दे सकते हैं। सो जो भी हो, आप अगर व्यू पर प्रिविलेज देना चाहते हैं यूजर को तो उस व्यू का नाम मेंशन कर देंगे, टेबल पर प्रिविलेज देना चाहते हैं टेबल का नाम मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पर सिंगल
टेबल का भी नाम हो सकता है या एक लिस्ट भी हो सकती है टेबल्स की। देन टू, ये भी कीवर्ड है। टू के बाद यूजर्स की लिस्ट, जिन जिन यूजर्स को प्रिविलेज आपको देनी है उनके यूजर नेम आपको यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेंगे। सो एक यूजर है तो एक ही नाम प्रोवाइड करोगे, मल्टीपल यूजर्स को आप ये कॉमन प्रिविलेज देना चाहते हैं तो वो आप नाम दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से U1 U2 आपने यहाँ लिख दिया। सो इसका मतलब होगा कि ये जो प्रिविलेज आप यहाँ जो लिस्ट में जो प्रिविलेज आपने मेंशन किए हैं वो सारी प्रिविलेज जो टेबल्स आपने यहाँ मेंशन किए हैं उन टेबल पर इन यूजर्स को मिल जाएंगी। ठीक है। सो इस क्वेरी की इस कमांड के थ्रू आप यूजर्स को एक सेट ऑफ प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ग्रांट, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट बट लेट मी ट्राई। ग्रांट लेट्स से सेलेक्ट, आप एक यूजर को सेलेक्ट की परमिशन देना चाहते हैं। ग्रांट सॉरी सेलेक्ट, और लेट्स से डिलीट, डिलीट। ओके। सो मान लीजिए मैं दो प्रिविलेज यूजर को इंस्ट्रक्टर टेबल पर देना चाहता हूँ। सो मैंने लिखा ग्रांट सेलेक्ट कॉमा डिलीट, फिर ऑन कीवर्ड लिखना है। सो ऑन, देन रिलेशन का नाम। सो रिलेशन का नाम होगा इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ऑन, सॉरी ऑन तो हो गया है, इंस्ट्रक्टर ऑन की जगह पे होगा टू। आई डॉट छूट गया है, टू, और फिर यूजर का नाम। सो लेट्स से अमित नाम का यूजर है तो आप अमित को वो प्रिविलेज दे दीजिए। अगर मान लीजिए आप एक साथ दो यूजर को देना चाहते हैं और दूसरा यूजर लेट्स से विजय है, सेमीकोलन लगा देंगे। ओके। ये कमांड इशू करने पर क्या होगा कि अमित और जो विजय नाम के यूजर, ध्यान रखना ये दोनों यूजर पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए, यूजर क्रिएटेड हो, और आपको मालूम है कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके। सो अब इससे ये कमांड इशू करने से क्या होगा, अमित और विजय जो दो नाम के यूजर्स हैं उनको इंस्ट्रक्टर टेबल पर सेलेक्ट और डिलीट क्वेरी इशू करने की परमिशन मिल जाएगी। नाउ अब ये दोनों यूजर जो अकाउंट्स हैं लॉगिन करके इंस्ट्रक्टर टेबल पर सेलेक्ट क्वेरी इशू कर सकते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर उससे डिलीट क्वेरी इशू करके रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं कुछ। सो इस तरीके से आप प्रिविलेजेस यूजर्स को असाइन करते हो। आप और चाहते और प्रिविलेज देना चाहते तो उनकी भी यहाँ लिस्ट दे सकते थे, लिस्ट में आप ऐड कर सकते थे, तो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट रहेगी। ओके। सो यूजर लिस्ट में आप देख रहे हैं क्या क्या है, यूजर आईडी। अच्छा, एक और ऑप्शन है कि आप मान लीजिए कुछ बेसिक प्रिविलेज हैं जो आपको लगता है कि आपके सिस्टम में जितने भी यूजर्स हैं सबको देनी है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर की जगह पर पब्लिक कीवर्ड लिख देंगे। सो पब्लिक कीवर्ड का मतलब हो गया कि जितने भी वैलिड यूजर्स हैं उनको वो प्रिविलेज जो आपने यहाँ मेंशन किए हैं सब मिल जाएंगे। सो आपने जो प्रिविलेज लेट से यहाँ पर अमित और विजय की जगह पर मैंने पब्लिक लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया जितने भी सिस्टम में यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं वो सबको सेलेक्ट और डिलीट प्रिविलेज इंस्ट्रक्टर टेबल पर मिल जाएगी। सो पब्लिक कीवर्ड जनरलाइज आपको अगर सारी कॉमन प्रिविलेज हर यूजर को आपको देनी है उन्हीं को देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हालांकि पब्लिक प्रिविलेज देते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आप जो प्रेजेंट यूजर्स हैं और जो फ्यूचर में यूजर क्रिएट होंगे उनको भी ये प्रिविलेज अपने आप मिल जाएंगी जो आपने पब्लिक असाइन की हुई है। ठीक है। या फिर आप एक रोल को भी प्रिविलेज दे सकते हो, तो यहाँ आप यूजर की जगह पर रोल्स की भी लिस्ट दे सकते हो। सो रोल क्या होते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे कुछ समय बाद। ठीक है। सो आप यहाँ पर यूजर की लिस्ट दे सकते हो, रोल्स की लिस्ट दे सकते हो, या फिर पब्लिक कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। नाउ वन मोर थिंग आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपने एक व्यू पर कोई प्रिविलेज दी है, और व्यू मान लीजिए एक टेबल से बना है, लेट्स से इंस्ट्रक्टर टेबल से, तो आपने एक यूजर को एक व्यू पर प्रिविलेज दी और व्यू इंस्ट्रक्टर टेबल से बना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने व्यू पर जो परमिशन दे दी है वो अपने आप इंस्ट्रक्टर टेबल पर भी ट्रांसलेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ओके। जिस ऑब्जेक्ट पर आपने प्रिविलेज दी है प्रिविलेज उसी ऑब्जेक्ट पर रहेगी। ओके। सो वन मोर थिंग, यहाँ पर ये जो कमांड आप इशू कर रहे थे
इस कमांड को इशू करने के लिए भी प्रिविलेज होती है। हम्म? इस कमांड को इशू करने के लिए भी प्रिविलेज होती है। सो आप मान लीजिए आप एक यूजर हैं और आप चाहते हैं कि अमित और विजय को ये आपको प्रिविलेज देना थी और आपने ये कमांड इशू कर दी। नाउ अगर आपको इस कमांड को इशू करने की प्रिविलेज है, अथॉरिटी है, तभी आप ये कमांड इशू कर पाएंगे, अदरवाइज सिस्टम आपकी इस क्वेरी को डिनाई कर देगा। ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रिविलेज आपको कहाँ से मिलेगी। सो ये प्रिविलेज आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देगा, अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो ध्यान रखना है सिस्टम में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा कुछ अकाउंट्स होंगे आपके, डेटाबेस जो भी आते हैं उनमें आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स बना लेते हो, एंड देन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बाय डिफ़ॉल्ट सारी परमिशंस अवेलेबल होती हैं। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द अल्टीमेट सुपर यूजर। जैसे आप लिनक्स मशीन में अगर आप देखें तो लिनक्स मशीन में रूट जो यूज़र होता है उसको सारी प्रिविलेजेस होती हैं। तो सिमिलरली रूट का इक्विवेलेंट आपके डेटाबेस में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होगा और उसको सारी प्रिविलेज होती हैं। तो यही एडमिनिस्ट्रेटर जो है बाकी के यूज़र्स को क्रिएट करता है और फिर उनको प्रिविलेज देता है। और सो वही यूज़र जो है ना किसी भी यूज़र को ग्रांट कमांड इशू करने की परमिशन दे सकता है। सो अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको ग्रांट कमांड की प्रिविलेज आप किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके पास है। हाँ, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं तो ये प्रिविलेज फिर आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से या किसी और यूजर से जिसे एडमिनिस्ट्रेटर ने ये प्रिविलेज दे रखी है कि वो ग्रांट कमांड इशू कर सकता है, वो आपको प्रिविलेज दे दे। तो समहाउ यू शुड गेट दिस प्रिविलेज, ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी प्रिविलेज होती हैं। विंडोज़ में आपने देखा होगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र होता है उसके साथ सारी प्रिविलेज होती हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम उनको प्रिविलेज देता है। तो सिमिलरली डेटाबेस में भी एक यूज़र होता है जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से होता है, जिसे हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, तो उसके पास ये प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, या आपको ये रिमेंबर रखना है कि आपको कोई प्रिविलेज है तभी आप उस काम को कर पाएंगे। अगर उस काम को करने की प्रिविलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। वन मोर थिंग, जब भी कोई यूज़र क्रिएट होता है या उसे कोई भी प्रिविलेज मिलती है उसकी इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में स्टोर रहती है। सो जब भी आप कोई कमांड इशू करोगे लॉगिन करके तो आपकी हर कमांड के टाइम पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटा डिक्शनरी को कंसल्ट करता है और देखता है कि आपको ये काम करने की प्रिविलेज है। अगर है तो आप वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज डेटाबेस आपकी कमांड को डिनाई कर देगा। ओके, नो, ओके, सो बस ये एक स्लाइड और है लास्ट, हम इसे डिस्कस करके आज यहीं क्लोज करेंगे। ओके, सो जैसा कि आपने देखा कि डेटाबेस में क्या क्या प्रिविलेज है। सेलेक्ट प्रिविलेज है। तो सेलेक्ट प्रिविलेज से जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज़र आपका जो है रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है टेबल पर। रीड का मतलब सेलेक्ट कमांड इशू कर सकता है। सो सेलेक्ट प्रिविलेज आप कैसे इशू करोगे किसी यूज़र को? ग्रांट सेलेक्ट ऑन इंस्ट्रक्टर टू U1 U2 U3, और ओबियसली सेमीकोलन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा जब आप इस कमांड को एक्चुअली रन करेंगे। तो ये कमांड से क्या हो रहा है कि आप इंस्ट्रक्टर टेबल पर यूजर U1 U2 U3 को सेलेक्ट क्वेरी इशू करने की प्रिविलेज दे रहे हैं। तो जब ये प्रिविलेज आप इशू कर देंगे तो U1 U2 जो U3 यूज़र हैं, ये तीनों यूज़र इंस्ट्रक्टर टेबल पर सेलेक्ट क्वेरी इशू कर पाएंगे। ठीक है, इंसर्ट का मतलब हो गया टपल को इंसर्ट करने की। सो आपने यहाँ लिख दिया ग्रांट इंसर्ट ऑन इंस्ट्रक्टर टू U1 U2 U3, तो इन तीनों को इस टेबल में, इंस्ट्रक्टर टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। इसी तरीके से अपडेट, अपडेट आप प्रिविलेज दे रहे हैं तो इनको अपडेट की प्रिविलेज मिल जाएगी। अपडेट आप कॉलम पर भी दे सकते हैं। अगर आप कॉलम मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारे कॉलम्स पर मिल जाएगी। नहीं तो अपडेट के साथ आप कॉलम भी बता सकते हैं कि कौन से कॉलम पर अपडेट की प्रिविलेज देना है। वी विल सी लेटर इट। डिलीट, सो डिलीट प्रिविलेज आप असाइन करेंगे तो क्या होगा, इन तीन, जैसे आपने लिखा ग्रांट डिलीट ऑन इंस्ट्रक्टर टू U1 U2 U3, तो क्या होगा, इन तीनों यूजर्स को इंस्ट्रक्टर टेबल में रिकॉर्ड डिलीट करने की परमिशन मिल जाएगी। ऑल प्रिविलेज आपने लिख दिया यहाँ पर अगर, तो सारी प्रिविलेज जो है ना इंस्ट्रक्टर टेबल पर मिल जाएंगी। आपने लिखा ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन इंस्ट्रक्टर टू U1 U2 U3, तो इसके बाद U1 U2 U3 तीनों यूजर्स को इंस्ट्रक्टर टेबल पर सारी प्रिविलेज मिल जाएंगी, मतलब रिकॉर्ड डिलीट करने की, रिकॉर्ड अपडेट करने की, इंसर्ट करने की और सेलेक्ट की। ओके, सो ये आपको डिसाइड करना है कि किस यूज़र को क्या प्रिविलेज देनी है। और ये आपके जब भी आप डेटाबेस किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेडी करेंगे, मेंटेन करेंगे, तब आपको डिसाइड करना होगा कि डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी, पॉलिसी की बेस पर डिसाइड करना होगा कि किस यूज़र को क्या प्रिविलेजेस देनी है।
ठीक है। सो ये तो था बेसिक्स। हम आगे बात करेंगे कि एक्चुअली इस तरीके से इंडिविजुअल यूजर्स को प्रिविलेज असाइन करना, ये जो मेथड है ये फीजिबल नहीं होता है कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं और आपको एक एक करके सारे यूजर्स को प्रिविलेज देंगे तो आपका टास्क बहुत टीडियस हो जाएगा, और प्रिविलेज कई बार आपको बार बार लेना और रिवोक करना और फिर प्रिविलेज देना, ये सब चलता रहता है। सो कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं उनके प्रोफाइल सेम होते हैं, डेजिग्नेशन से डिसाइड होता है कि वो क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो डेजिग्नेशन बेस्ड भी हम जो है ना प्रिविलेजेस असाइन यूजर्स को कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिविलेजेस का एक ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप फिर हम डेजिग्नेशन को दे देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रोल्स। सो डेजिग्नेशंस जो आपने एम्प्लॉयज़ यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, क्लार्क, यूडीसी, एलडीसी और ये सब तरीके की डेजिग्नेशंस होती हैं। तो आप इन डेजिग्नेशंस को एक्चुअली क्या कर सकते हो, एक पहले से ही एक डेजिग्नेशन बेस्ड प्रिविलेज लिस्ट तैयार कर सकते हो कि एक यूडीसी को ये प्रिविलेज हैं, और फिर आप किसी एक पर्सन को वो डेजिग्नेशन असाइन कर सकते हो, दैट मीन्स रोल असाइन कर सकते हो। सो ये आपके प्रिविलेज असाइनमेंट करने का और उसके मैनेजमेंट के काम को काफ़ी ईजी बना लेता है। सो आपका जो डेटा एक्सेस मैनेजमेंट है रोल्स की मदद से काफ़ी इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम रोल्स डिस्कस करेंगे, कैसे रोल्स बनाए जाते हैं और फिर उनमें प्रिविलेजेस कैसे दी जाती हैं, उसमें ऐड रिमूव कैसे करते हैं प्रिविलेजेस को। ठीक है। सो आज यहीं क्लोज करते हैं।